तो मित्रों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स एंड रिलेटेड क्वेश्चंस। फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन में आपको ये जानना होता है कि जो माउंटेन है बने कैसे। तो बने कैसे जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि धरती के अंदर या धरातल के भीतर कितने तरह के बल लगते हैं। ये मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं कि आंतरिक जो है बल लगते हैं और जो है वायु बल भी लगते हैं पृथ्वी को के जो है स्वरूप को बदलने के लिए। लेकिन आंतरिक बल जो लगते हैं वो किस तरह के लगते हैं। तो आंतरिक बल जो होते हैं वो पृथ्वी के भीतर, पहली बात तो जो प्लेट्स हैं हमारी, जैसे यूरेशियन प्लेट है ना, और आपके एप्लीशियन प्लेट है, तो इस तरह से कई बहुत सारी प्लेटें हैं जो एक दूसरे से टकराती हैं। अब ये टकराना जो है किस तरह से होता है। मान लीजिए ये एक धरातल है, मान लीजिए ये एक धरातल है और ये बहुत अंदर तक धरातल है। अब ये जो प्लेटें हैं ये इस तरह से तैरती रहती हैं। तो प्लेटें जो है जब तैरती रहती हैं तो जब इस तरह से प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, इस तरह से एक दूसरे के विपरीत आमने सामने, कहने का मतलब एक दूसरे के आमने सामने जब टकराती हैं तो ये अपना फोर्स ऐसे लगाती हैं, ये अपना फोर्स ऐसे लगाती हैं, और ये जो धरती का हिस्सा होता है ये कुछ इस तरह से उठ जाता है, ये कुछ इस तरह से उठ जाता है। तो यहाँ पर पर्वतों का निर्माण होता है और इसी को कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। क्या कहते हैं? फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत कहते हैं। तो आपसे सवाल घुमाकर पूछा जाए कि वलित पर्वतों के निर्माण में जो प्लेटों की गति होती है वो कैसी होती है, तो वलित पर्वतों के निर्माण में मित्रों प्लेटों की गति जो होती है वो आमने सामने होती है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है मित्रों। चलिए, अब वलित पर्वतों के उदाहरण कौन से हैं पूछ लिया जाता है कि आपसे फोल्डेड माउंटेन हैं कौन कौन से, या फोल्डेड माउंटेन या वलन की क्रिया के द्वारा बने हुए पर्वतों, क्रिया के द्वारा बने कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से पर्वत बने, है ना। तो बने पर्वत कौन कौन से? सबसे पहले तो आपका जो हिमालय है मित्रों, आपका जो हिमालय है वही आपका वलित पर्वत है, ठीक है, पहली बात। दूसरा आपका आल्प्स, रॉकीज, आल्प्स, ठीक है, आल्प्स पर्वत जो है, रॉकीज आपको पता है कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, रॉकीज पर्वत है, ठीक है, रॉकीज पर्वतमाला, ठीक। इसी तरह से एंडीज आपकी साउथ अमेरिका में है। एंडीज कहाँ है? ये रॉकीज अगर लिखना है आप लिख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है, और ये आपकी साउथ अमेरिका में है, ठीक है, ठीक है। आल्प्स आपका यूरोप में है, आल्प्स आपका यूरोप में, अगर आपको जगह लिखनी है तो आल्प्स जो है आपका, ये आपका यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप में है, ठीक है, और ये तो आपको पता है एशिया में है, ठीक है, एंडीज हो गया। उसके बाद एटलस और ड्रेकेंसबर्ग, ये आपका साउथ अफ्रीका में है। एटलस व ड्रेकेंसबर्ग, ठीक है, ये आपका कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। तो जो एटलस देखेंगे ना, जब आप दक्षिण अफ्रीका का इस तरह से मैप देखेंगे मित्रों, इस तरह से, ठीक है, तो एटलस जो आपका जो है, एटलस आपका यहां पर है, ठीक है, और ड्रेकेंसबर्ग जो है वो यहां पर है, ठीक। उसके बाद आपका एक और है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, नाम से ही पता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो इस तरह से आपके इतने जो है मुख्य जो पर्वत हैं वो फोल्डेड माउंटेन्स हैं या वलन की क्रिया के द्वारा बने हुए पर्वत हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको बढ़िया से समझा पा रहा हूँ, आपको बता पा रहा हूँ मित्रों। तो अगर ऐसा है कृपया आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और दूसरों तक शेयर भी करते रहें, ठीक है। चलिए अगला सवाल इसी क्रम में देखते हैं। भ्रंश पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। अब भैया भ्रंश पर्वत क्या होता है? दूसरी तरह का पर्वत है ब्लॉक माउंटेन, जिसको कहते हैं हिंदी में इसको कहते हैं भ्रंश पर्वत। अब भ्रंश पर्वत का निर्माण कैसे होता है, चलो देख ले, ठीक है भाई। तो जैसे आपने यहां देखा था कि प्लेटें जो हैं आप आमने सामने की दिशा में जब गति कर रही थी, आमने सामने, इधर और इधर जब गति कर रही थी तो बना था वलित पर्वत। अब जब एक प्लेट का मूवमेंट होगा इधर और दूसरी प्लेट का मूवमेंट होगा
इधर विपरीत दिशा, देखिए ये विपरीत दिशा है कि नहीं है। जब प्लेटों का मूवमेंट विपरीत दिशा में होता है तो विपरीत दिशा में होने से क्या होगा, ये अपनी तरफ खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी, देखिए ऐसे खींचेंगी। जब ऐसे खींचेंगी तो ये क्या होगा, या तो यहाँ पे गड्ढा बन जाएगा कुछ इस तरह से, देखिए ऐसे, या फिर कभी कभी क्या होगा कि ये चीज यही खड़ी रहेगी और ये वाला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। समझ में आ रही बात, कुछ ऐसा बात समझे कि नहीं। ये अपनी अपनी तरफ खींचेंगी तो ये हिस्सा नीचे बैठ जाएगा, ये वाला यहाँ का हिस्सा ऊपर खड़ा रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ब्लॉक और हॉर्स्ट बनते हैं, ठीक है। दो तरह के इसमें बैठते हैं, इसमें घाटी का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। तो जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं, खिंचाव पैदा होता है, तो इससे लंबी और गहरी दरारें बन जाती हैं। इससे भूपरपटी का कुछ भाग कभी कभी या तो ऊपर उठ जाता है या फिर नीचे धस जाता है। तो ऊपर उठे भाग को हॉर्स्ट कहते हैं। ये देखिए इस तरह वाला जो है ये हॉर्स्ट कहलाता है, ये हॉर्स्ट, या इसी को कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, इसे कहते हैं ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। और जब नीचे बैठ जाने वाली जो प्रक्रिया है, ये वाला जो बात मैंने आपको बताई, ये आपका क्या बन जाती है, ये आपकी घाटी का निर्माण करता है। कैसी घाटी का निर्माण करता है, ये आपकी भ्रंश घाटी का निर्माण करता है। कैसी भ्रंश घाटी का निर्माण करता है। तो ये वाला जो भाग है ये आपका पूरा भ्रंश घाटी का निर्माण यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि पूरा नीचे का हिस्सा बैठ गया। तो ये भ्रंश घाटी है। क्या है मित्रों, ये भ्रंश घाटी है। जैसे आपकी नर्मदा घाटी है, ठीक है, वो भ्रंश घाटी के थ्रू बनी हुई है। चलिए, तो भारत में भ्रंश पर्वत कौन कौन से हैं। तो अगर भारत में भ्रंश पर्वत की बात करेंगे तो विंध्याचल पर्वत जो है आपका, विंध्याचल पर्वतमाला आपकी जो है भ्रंश पर्वतमाला है। और आपका सतपुड़ा पर्वतमाला जो है ये भी आपकी भ्रंश पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वतमाला जो है ये भी आपकी भ्रंश पर्वतमाला है, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं। भ्रंश घाटी के आपको उदाहरण बता दिया। भ्रंश घाटी के उदाहरण नर्मदा और ताप्ती आपके भ्रंश घाटी के उदाहरण। नर्मदा घाटी और ताप्ती घाटी, नर्मदा और ताप्ती घाटी जो है ये आपकी भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। चलते हैं आगे। ज्वालामुखी से क्या क्या बाहर निकलता है। तो ज्वालामुखी से क्या क्या बाहर निकलता है आप बताइए। ज्वालामुखी से क्या क्या बाहर निकलता है। तो ज्वालामुखी से निकलता है धूल, धुआं, राख, ठीक है, जलवाष्प, ठीक है, धूल, धुआं, राख, जलवाष्प, ठीक है, और मैग्मा। बताइए भाई, यही सब तो निकलता है। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, धूल, धुआं, राख, जलवाष्प, ठीक है। लावा बता दिया। आप बताइए ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सवाल है कि ज्वालामुखी के प्रकार कितने हैं। ज्वालामुखी के प्रकार कितने हैं भाई। तो ज्वालामुखी आपको पता होना चाहिए, मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है शांत ज्वालामुखी, एक होता है सुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, सुप्त ज्वालामुखी। तो भारत में एक ही मात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप पे बायरन जो है आपका, बायरन जो है द्वीप पर जो है आपका ज्वालामुखी है, ठीक है। अच्छा, चलते हैं आगे। तो इसमें से आप देखिए कौन कौन से शांत ज्वालामुखी के अगर उदाहरण की बात करें तो देख ले, सक्रिय ज्वालामुखी का मैं आपको बताता हूं। एटना और स्ट्रोम्बोली, ये इटली में है दोनों। एटना व स्ट्रोम्बोली ये दोनों इटली में है। और स्ट्रोम्बोली को तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। आपको पहले शायद बता चुका हूं इस प्रश्न को। अब शांत ज्वालामुखी के सीरीज में जब आप देखेंगे तो पोम्पा यह म्यांमार में है। ये शांत ज्वालामुखी म्यांमार देश में लगता है, ठीक है। ये शांत ज्वालामुखी, अगर रा ठीक से ना बना, म्यांमार ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और अगला है कि आपका सुप्त ज्वालामुखी की जब बात करेंगे तो विसुवियस एक सुप्त ज्वालामुखी है। ये भी इटली का ही है, विसुवियस, ये भी इटली में है, इटली। तो ये भी आपका सुप्त ज्वालामुखी, ठीक है भाई। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो हमने आपको बता दिया, स्ट्रोम्बोली जो है इसी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा
जो है भूकंप आते हैं कि उसका बार बार जो है लाइट यहाँ पैदा होती रहती है, तो इसीलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बड़वानल क्या है? बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट सी टेट के लिए भाई, यूपी टेट और सी टेट की श्रृंखला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़वानल क्या है? तो बता दूं आपको, बड़वानल जो है जब समुद्र के इलाके में, जैसे मान लीजिए समुद्र का इलाका है और इसमें बहुत सारे भूकंप आ रहे हैं, तो भूकंप आएंगे तो जो समुद्र का पानी होगा वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, बहुत हॉट वाटर क्या हो जाएगा? ये जो वाटर हो जाएगा जो है भूकंप आने से हॉट वाटर हो जाएगा, और हॉट वाटर होने की वजह से इसमें जो भी मछली वगैरह होंगी या जो भी और जानवर जो आपके इसमें जलीय जीव होंगे, वो जलीय जीव यहाँ पर मरना शुरू हो जाते हैं। तो एक तरह से कि समुद्र की जो आग होती है उसी को बड़वानल कहा जाता है। समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट लगने से जो जल उबलने लगता है, इससे जीव जंतु मरने लगते हैं और इसी विस्फोट को ही बड़वानल कहा जाता है। तो समुद्र में जो विस्फोट होते हैं मुख्यतः क्या कहेंगे? समुद्र में जो है ज्वालामुखी विस्फोट, इसी को बड़वानल कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट की जो प्रक्रिया है इसी को बड़वानल कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अब आंतरिक शक्तियों के द्वारा क्या क्या बनता है? तो आंतरिक शक्तियों जो पर्वत और पठार है, पर्वत व पठार, ये जो है आंतरिक शक्तियों का परिणाम है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का परिणाम है। समझ में आ गई बात? बताइए भाई, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का ही परिणाम है। ठीक है, पर्वत और पठार। आगे चलते हैं। मुझे लगता है अपक्षय आपको बता चुका हूं मैं। अपक्षय किन किन स्थितियों का परिणाम होता है? अपक्षय आपको बता चुका हूं कि कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी वस्तु हो, है ना, जो ऐसी वस्तु जो ताप दाब वर्षा आंधी तूफान मतलब कि वाह्य जो है बलों के कारण, पृथ्वी पर लगने वाले वाह्य बलों के कारण जिनके जो है शेप में, साइज में, उसके जो है भौतिक परिस्थितियों में बदलाव आ जाता है, तो जो है और अपनी जगह पर ही खड़े खड़े उसका पूरी तरह से विनाश हो जाए, वहीं पर जर्जर बन जाए, तो जो है इस अवस्था को, इस प्रक्रिया को आप कहते हैं अपक्षय कहते हैं। और अपक्षय जो है वो किस वजह से होता है? ताप वर्षा जल पाला। अपक्षय जो है किसके किसके कारण? ताप वर्षा, ठीक है, जल, भाई जल तेजी से बहेगा, पाला पड़ जाए, ठीक है, ताप वर्षा जल पाला, वनस्पति और जीव जंतुओं, वनस्पति व जीव जंतुओं के क्रियाकलाप द्वारा, वह जीव जंतुओं के कारण जो है अपक्षय होता है। ठीक है, अपक्षय बता चुका हूं आपको, वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है, आप देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, तो निक्षेपण जो है किसका परिणाम है? तो निक्षेपण आपको मैंने एक दिन बताया था, निक्षेपण जो है वो अपर्दन का परिणाम है। ठीक है, अपर्दन क्या होता है? अपर्दन क्या होता है आपको बता चुका हूं। अपर्दन क्या होता है बताइए? अब यही जो अपक्षय के द्वारा जो चट्टाने या जो भी घर या जो कुछ भी अपनी जगह पर गिर के इकट्ठा हो गई हैं, उनको हवा द्वारा, आंधियों द्वारा, भारी बरसात के द्वारा जब वो चीजें जो है, मलबा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो इसी को अपर्दन कहते हैं। और जाकर कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा, तो इकट्ठा होने को ही निक्षेपण कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो अपर्दन वो निक्षेपण जो है वो किसका परिणाम है? निक्षेपण जो है वो अपर्दन का परिणाम है, याद रखिएगा। सवाल पूछा जाता है, लोगों को लगता है पता नहीं कहां से सवाल बनाती है। चलिए मित्रों, तो इसी बात के साथ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।